हेलो दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 12 से पोल साइंस सब्जेक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसी विषय का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 2025 परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं प्रश्नों की। जैसा कि आपको बताया, यह प्रश्न जो होने वाला है पोल साइंस से होने वाला, ध्यान रखिएगा, पोल साइंस से अर्थात राजनीतिक शास्त्र से। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे इसका आंसर। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता जो है सबके लिए प्रिय होता है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, और स्वतंत्रता में क्या होता है, उसे इच्छा अनुसार जीने की छूट होती है या इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। वो अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है या वो अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। चलिए देखेंगे आगे। चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की दो विशेषताएं बतलाइए। लिखेंगे इसका आंसर। चीन द्वारा अपनाई गई खुले व्यापार की नीति की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला विशेषता क्या लिखेंगे? पूंजीवादी मार्ग की ओर अग्रसर। वहीं दूसरा विशेषता लिखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर से राज्य के प्रभुत्व में कमी। इस चलिए आगे देखेंगे। यह प्रश्न जो है इस बार के लिए काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की शक्ति या उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने में असफल क्यों रहते हैं? लिखेंगे आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की शक्ति या उसके बढ़ते दबाव को रोकने में असफल हो रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। कारण नंबर 1, अपनी सैन्य व आर्थिक ताकत के बल पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य किसी भी संगठन की अनदेखी कर सकता है। वहीं आगे लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश अमेरिका ही है। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बड़े नौकरशाह अमेरिका के नागरिक हैं। चलिए आगे लिखेंगे नंबर 3 में, यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में अमेरिका या उसके साथी राष्ट्रों को लगे कि यह प्रस्ताव उसके नहीं है, तो अमेरिका उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको रुकवा भी सकता है। वहीं आगे लिखेंगे, वीटो शक्ति के प्रयोग व प्रभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी इसकी भूमिका है। अमेरिका अपनी शक्ति और नीतियों के कारण विश्व में फूट डालता है ताकि दूसरों के प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व को बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षा, वृक्षों एवं मानव जीवन को सुरक्षित बचाव के उद्देश्य से 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के देशों ने भाग लिया। आगे लिखेंगे, इस सम्मेलन के निम्नलिखित महत्व हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार का महत्व था। लिखेंगे, पर्यावरण रक्षा के लिए एक सहमति पर एक संधि हुई। वहीं आगे लिखेंगे, विश्व के देशों ने पर्यावरण संतुलन, गरीबी, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन आदि के लिए एजेंडा 21 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज लाया। आगे लिखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन के फलस्वरूप रियो घोषणा आया। इस घोषणा के फलस्वरूप वन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखेंगे आगे। भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि अपने भारत के राजनीति में जाति की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम योगदान देती है, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे इसका आंसर। लिखेंगे, भारतीय राजनीति में जाति एक वास्तविक पहलू है। भारतीय राजनीति में राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को उभारती है। राजनीति द्वारा जातियों की पहचान बनती है। जाति सत्ता पर कब्जा दिलाने में राजनीतिक दलों को मदद करती है। सरकार के गठन के बाद जातीय आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जातियों के राजनीतिक दलों के संपर्क में आने से उनमें राजनीतिक चेतना लाती है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखेंगे आगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए। लिखेंगे इसका आंसर किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य
महासभा के सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को समान रूप से एक एक मत देने का अधिकार होता है। महासभा की वार्षिक अधिवेशन वर्ष में सितंबर माह में होता है। महासभा की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक महासचिव होता है जिसका निर्वाचन महासभा ही करती है। साधारणतः महासचिव महासभा पर संचालन करता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। चलिए देखेंगे आगे, रेड क्लिफ रेखा क्या है। लिखेंगे आंसर, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर एम रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। वहीं बात करेंगे भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मैकमोहन। वही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की सीमा रेखा की बात किया जाए तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। चलिए देखेंगे इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे, यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। वही आगे लिखेंगे, यह संगठन मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर और प्रकाशित करता है। वही आगे लिखेंगे, उसकी रिपोर्ट से कई सरकारों की किरकिरी हो जाती है क्योंकि यह उनके दुर्व्यवहार की चर्चा करता है। चलिए देखेंगे आगे, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसे लिखना है। ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रस्तावना का काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। और यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। लिखेंगे इसका आंसर, भारत के संविधान की प्रस्तावना का अपना महत्व है। इनमें उन आधारभूत उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राप्त करना संविधान का लक्ष्य है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार के सामने समाज के निर्माण के लिए एक लक्ष्य है। इसमें एक ऐसे युग की शुरुआत करने का संकल्प किया गया है जिसमें देश की जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप निर्मित किया जाएगा। संविधान के सभी उपबंध प्रस्तावना के अंतर्गत है। आगे लिखेंगे, गणराज्य में सभी चीज़ें प्रस्तावना के मुख्य आधार है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं राष्ट्रीय एकता व अखंडता जैसे आदर्श तत्व निहित है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। एक बात और आपको बता दूं, संविधान का जो प्रस्तावना है आप लोग अवश्य रूप से याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते आगे, लिखित संविधान का क्या अर्थ है। लिखेंगे इसका आंसर, लिखित संविधान उन संविधान को कहते हैं जिसके सिद्धांत, स्वरूप और नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान पर लिपिबद्ध रहते हैं। उसका आधार रीति रिवाज और परंपरा नहीं, बल्कि किसी खास समय या समयों में काफ़ी सोच विचार के बाद विवेक के आधार पर बने नियम होते हैं। लिखित संविधान प्रायः संविधान निर्मात्री सभाओं द्वारा बनाया जाता है। इसमें राज्य के स्वरूप, संगठन, नागरिकों का अधिकार, राज्य और नागरिकों के बीच संबंध आदि विषयों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऐसा संविधान एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है या अनेक कानूनों के सम्मिश्रण से बन सकता है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देखेंगे आगे। संवैधानिक कानून है, जबकि 1857 ईस्वी का फ्रांसीसी गणतंत्र का संविधान 3 पृथक तिथियों में बने 3 कानूनों के खंडों से मिलकर बना था। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान का आदर्श नमूना है। लिखित संविधान में अलिखित अंश भी रहते हैं जो परंपरा और रीति रिवाजों के कारण विकसित होते हैं। चलिए देखेंगे आगे, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। लिखेंगे इसका आंसर, संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय संवर्धित सूची में रखा गया है। 1976 के पूर्व यह शिक्षा राज्य सूची में आता था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से शिक्षा को जोड़कर इसे सार्वभौमिक रूप प्रदान किया गया। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। देखेंगे आगे, संप्रभुता क्या है। लिखेंगे इसका उत्तर, संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना या निर्माण नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता का अर्थ है
कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह देश अपनी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी दूसरे के उसके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न भी जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। चलिए देखेंगे आगे। भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। लिखेंगे इसका आंसर, 1952 से 1967 के दौर में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। उस युग को एक दलीय प्रभुत्व का दौर भी कहा जाता है। उस दौर में विपक्षी पार्टियां विद्यमान थी। उनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थी। उनमें से कुछ ने 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नीतियों और व्यवहार की सुनिश्चित आलोचना की। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। प्रमुख विपक्षी पार्टियों में स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख है। चलिए देखेंगे आगे। भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। भारत में लगभग 750 से अधिक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था में 3 तरह के दल हैं: राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। सभी तरह के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और दलों के लोग चुनाव जीतकर विधायिका में अपना भूमिका निभाते हैं। ये राजनीतिक दल नागरिकों को जागरूक करते हैं, देश में राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करते हैं, देश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करती है एवं सरकार के मनमाने निर्णय पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। लिखेंगे आगे, भारत की पारमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? लिखेंगे इसका आंसर, भारत ने 2003 में पारमाणविक नीति को अंगीकार किया था। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक वह देश भारत पर हमला नहीं कर देता है। भारत द्वारा मई 1974 में एवं मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसके कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसी कारण भारत विश्व समुदाय से कहा कहा था, भारत एक जिम्मेदार देश है और वो अपने परमाणु हथियारों का किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखेंगे आगे, विधेयक क्या है? लिखेंगे, जब कोई प्रस्ताव विधानमंडल में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। अर्थात विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। चलिए देखेंगे आगे, ध्रुवीय विश्व क्या है? लिखेंगे इसका आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका उदारवादी विचारधारा का समर्थक था तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। दुनिया के अधिकाधिक देश किसी एक महाशक्ति के शिविर में आ गए। दोनों के बीच खुला मुकाबला चल पड़ा क्योंकि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता चली गई। मात्र अमेरिका का प्रभुत्व विश्व में स्थापित हो गया। इस स्थिति को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। चलिए देखेंगे आगे, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे इसका आंसर, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद शब्द का प्रयोग किया। 1967 से पहले तक आम चुनाव में कांग्रेस की जीत मिलती रही। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम एवं विचारधारा अलग अलग थे। 1967 के आम चुनाव के दौरान ऐसे सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए और कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाकर विभिन्न राज्यों में सीटों के संबंध में चुनावी तालमेल किए। लोगों ने तमाम गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को एकजुट होने का आह्वान किया और गैर कांग्रेसी दलों ने एक प्रकार की भावना का नारा दिया, इस बार कांग्रेस को हराना है। इसी भावना को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे आगे,
बलवंत राय मेहता समिति की 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। लिखेंगे इसका आंसर, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर हुई। इस समिति का गठन 1956 में हुआ और 1957 में अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों को अप्रैल 1958 से लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। पहला सिफारिश, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। वहीं आगे लिखेंगे, पंचायतों में आवश्यकता अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान आरक्षित होने चाहिए। देखेंगे आगे, यूनेस्को के उद्देश्यों का वर्णन करें। लिखेंगे इसका आंसर, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख घटक है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना और आजीवन अध्ययन करना। वहीं आगे लिखेंगे, विज्ञान और नीति की जानकारी को गतिशील करना। वहीं आगे लिखेंगे, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना। सांस्कृतिक विविधता, अंतः सांस्कृतिक बातचीत और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यही उनका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे उद्देश्य ध्यान रखिएगा यूनेस्को के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे उद्देश्य जो आपको बताया गया है ये यूनेस्को का उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सारे प्रश्न जो आपको करवाया गया है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, इसलिए इन सारे प्रश्नों को जितना ज़्यादा हो सके याद करेंगे।